चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाला क्लास में ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 तक पढ़ चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, 70 नंबर क्वेश्चन तक आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आज क्वेश्चन नंबर 71 से पढ़ेंगे। ये बिहार विषय ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो क्या होगा? किस ठोस माध्यम? में। हाँ, कह रहा है किस माध्यम में ठोस ध्वनि में। का वेग अधिकतम होता है। तो ठोस में होता है। किस में होता है? ठोस में होता है, याद रखिएगा। कह रहा है कि ठोस माध्यम में ध्वनि का वेग जो होता है ना, अधिकतम होता है। याद रखिए, कितना होता है? अधिकतम होता है। और ध्वनि एक क्या है? आंतरिक तरंग है। ध्वनि एक क्या है? आंतरिक तरंग है। और इसके संचरण के लिए किसी माध्यम मतलब गैस, द्रव और ठोस की आवश्यकता होती है। ठीक है। और यह निर्वात में होकर नहीं चल सकती है। आगे कह रहा है विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल क्रमशः ठोस, द्रव और गैस अवरोही क्रम में है। ठीक है। आगे कह रहा है कि ध्वनि जो है ना, एक अनुदैर्ध्य तरंग होता है। क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंग होता है। आगे कह रहा है कि ध्वनि की चाल ताप बढ़ने से, आता बढ़ाने से तथा घनत्व बढ़ाने से क्या होती है? बढ़ती है। कह रहा है कि ध्वनि की चाल जो है ताप बढ़ाने से, आर्द्रता बढ़ाने से तथा घनत्व बढ़ाने से बढ़ती है, किंतु दाब घटाने से अपरिवर्तित रहती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि एवं प्रात्मात्मक परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी होती है? 17 मीटर होती है, याद रखिएगा, होनी चाहिए। तो कह रहा है ना, किंतु दाब बढ़ने से अपरिवर्तित रहती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए कह रहा है कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि एवं परावर्तक सतह के बीच की दूरी जो है ना, 17 मीटर मतलब 16.6 मीटर होनी चाहिए। तथा ध्वनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर 0.8 सेकेंड या मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के बीच 0.1 सेकेंड समय अंतराल का होना चाहिए। आगे कह रहा है कि मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता जो है ना, सुनने का परिसर लगभग कितना होता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। तो मनुष्य की ध्वनि श्रव्यता जो होता है ना, वो सुनने की जो परिसर होता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। आगे कह रहा है आगे कह रहा है कि श्रव तरंग जो है ना, 20 से 20,000 तक होता है। श्रव तरंग जो होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। आप श्रव बोलेगा तो कितना होता है? 20,000 से क्या होता है? कम होता है आवृत्ति वाले। और प्रसर्व कितना होता है? तो 20 हर्ट्ज से ऊपर होता है। तो श्रव बोलेगा तो 20 से 20,000 हर्ट्ज। अब श्रव बोलेगा तो 20 हर्ट्ज से कम। अथवा प्रसर्व बोलेगा तो 20,000 से ऊपर होता है, उसी को प्रसर्व तरंगे बोलते हैं। आगे आइए। आगे कह रहा है कि प्रसर्व तरंगों को कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन आदि सुन सकता है। कह रहा है ना कि प्रसर्व तरंगों को कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन आदि सुन सकता है। ध्वनि का स्रोत दिया हुआ है और तीव्रता दिया हुआ डेसिबल में। बताइए कि साधारण बातचीत कितना डेसिबल तक होता है? 30 से 40 30 होता से है। 40 तक होता है। साधारण जो बातचीत होता है ना, कितना होता है? 30 से 40। और जोर से बातचीत बोलेगा तो कितना होता है? जोर से बातचीत बोलेगा तो 50 से 60। 50 से 60। और ट्रैक्टर बोलेगा तो कितना होगा? 90 से 100। 90 से 100। हाँ, 90 से 100 होता है। और ऑर्केस्ट्रा बड़ी कारखाने से कितना होता है? 100 से 110 होता है। तो कितना? 100 से 10, सौ सौ दस से 110। और जेट विमान बोलेगा तो 140 से एक एक सौ सौ चालीस एक पचास सौ पचास और मशीन गन का बोलेगा तो 170। 170। और मिसाइल का बोलेगा तो 180। 180। आगे कह रहा है कि WHO के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे सुरक्षित बताया गया है। तो WHO के अनुसार कितना डेसिबल की ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए सर्वोच्च सुरक्षित बताया गया है? क्या होगा? 45 डेसिबल। क्या होगा? 45 डेसिबल बताया 45। गया है। 45। क्वेश्चन नंबर 72 पे कह रहा है कि मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। बताइए किस में? धामनी वन बैक इन नीलम में। हाँ, तो कह रहा है महाधमनी एवं बाह्य नीलय में। कह रहा है कि मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। तो महाधमनी एवं शुद्ध रक्त में पाया जाता है। मानव हृदय में शुद्ध रक्त में पाया जाता है। आगे कह रहा है कि मानव हृदय में शुद्ध रक्त महाधमनी एवं बाह्य नीलय में पाया जाता है। आगे कह रहा है कि महाधमनी महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, जो बाह्य नीलय से शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों में क्या करती है? मतलब पहुंचाती है। आगे कह रहा है कि धमनियाँ जो है ना, धमनियाँ शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, जबकि फुफ्फुस धमनियाँ में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। आगे कह रहा है कि सिराएं सिराएं अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों के हृदय से में ले जाती है, जबकि फुफ्फुस सिराएं में शुद्ध रक्त पाया जाता है। आगे कह रहा है हृदय में 4 कोष्ठ या कक्ष पाए जाते हैं। ठीक है। हृदय में जो है ना, 4 कोष्ठ या कक्ष पाए जाते हैं, जिसमें 2 आलिंद ऊपरी भाग, 2 निलय निचले भाग में पाए जाते हैं। तो कह रहा है हृदय में 4 कोष्ठ या कक्ष पाए जाते हैं। हृदय में कितने कोष्ठ होता है? तो 4 कोष्ठ या कक्ष पाया जाता है, 4। जिसमें 2 जो है ना, 2 आलिंद ऊपरी भाग तथा 2 निलय निचले भाग में पाए जाते हैं। आगे कह रहा है कि दायां आलिंद शरीर के अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है तथा बायां आलिंद में फेफड़ों से शुद्ध रक्त आकार बनाए बाएं निलय में जाता है।
तो कह रहा है कि दायां अलिंद शरीर से अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है तथा बायां अलिंद में फेफड़ों से शुद्ध रक्त आकार बाएं निलय में जाता है। आगे कह रहा है कि दायां निलय अशुद्ध रक्त फुफ्फुस धमनी को भेजता है तथा बाएं निलय शुद्ध रक्त शरीर के सभी ऊतकों में पहुंचाता है। आगे कह रहा है कि मनुष्य का हृदय समानता 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मनुष्य का जो हृदय समानता होता है ना, कितना होता है? 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, जिसमें लगभग 5 लीटर रुधिर का पंपिंग होता है। आगे कह रहा है कि समान मनुष्य में जो है ना हृदय का वजन कितना होता है? तो 300 ग्राम का होता है, याद रखिएगा। समान मनुष्य में जो है ना हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम का होता है। आगे कह रहा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG के द्वारा हृदय की गतिविधि का ग्राफीन माध्यम से परीक्षण किया जाता है। आगे कह रहा है एक वयस्क एवं स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है, ठीक है। तो कह रहा है एक वयस्क एवं स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 होता है। आगे कह रहा है रक्तचाप को स्फीनोमैनोमीटर से क्या करते हैं? मापते हैं। आगे कह रहा है रुधिर एक क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर क्या है? तो एक तरल संयोजी ऊतक है जो प्लाज्मा रुधिर कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो कह रहा है कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो प्लाज्मा और रुधिर कोशिकाओं से मिलकर बना है। आगे कह रहा है कि मानव रक्त में लगभग 5.5% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। मानव रक्त में कितने परसेंट प्लाज्मा होता है? तो 5.5% प्लाज्मा होता है तथा प्लाज्मा में लगभग 90% जल होता है, ठीक है। आगे कह रहा है कि रुधिर कोशिकाओं के 3 भाग होते हैं, ठीक है। RBC होता है, WBC होता है और प्लेटलेट होता है। रुधिर कोशिकाओं के 3 भाग होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट होता है। आगे कह रहा है RBC के केंद्रक में अनुपस्थित RBC में केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसमें लाल रंग हीमोग्लोबिन नामक वर्णक के कारण होता है। यह ऑक्सीजन का वहन करती है तथा इसका जीवन काल लगभग 120 दिनों का होता है। रक्त का समान pH स्तर बोलेगा तो 7.35 से 7.45 के बीच होता है। तो रक्त का जो समान pH मान होता है ना, वो 7.35 से 7.45 के बीच होता है। आगे आइए। आगे कह रहा है कि WBC केंद्रक युक्त होती है। WBC क्या होती है? केंद्रक युक्त होती है और इसका जो जीवन काल होता है 1 से 4 दिनों का होता है। 1 से 4 दिनों का होता है। ये संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है। आगे कह रहा है कि प्लेटलेट रंगहीन होती है तथा इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये रुधिर स्कंदन रक्त वाहिकाओं की मरम्मत तथा संक्रमण से की रक्षा करती है। आगे कह रहा है 73 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? बताइए इसमें कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? तो क्या होगा? टेफ्लिन नहीं है प्लास्टिक बहुलक, लेकिन पॉलीथीन है, पॉलीस्टाइरीन है और बेकेलाइट है। ये सब क्या है? पॉलीथीन प्लास्टिक बहुलक है। तो कह रहा है निम्न में से कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? तो टेफ्लिन नहीं है, लेकिन पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन और बेकेलाइट है। कह रहा है कि टेफ्लिन प्लास्टिक बहुलक नहीं है। शेष सभी विकल्प क्या है? तो प्लास्टिक बहुलक है। आगे कह रहा है कुछ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथिलीन, प्रोपिलीन इत्यादि के बहुलीकरण से प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है। आगे कह रहा है कि ताप के प्रभाव के आधार पर प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं। कह रहा है ना कि ताप के आधार पर प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। याद रखिएगा प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है? तो प्लास्टिक 2 प्रकार का होता है। एक थर्मोप्लास्टिक होता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। अब कह रहा है थर्मोप्लास्टिक क्या है? थर्मोप्लास्टिक के बारे में कह रहा है कि थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पे मुलायम तथा ठंडा करने पे पुनः कठोर हो जाता है। थर्मोप्लास्टिक जो होता है ना, वो अगर गर्म करेंगे तो मुलायम हो जाएगा और ठंडा करने पे क्या होता है? पुनः कठोर हो जाता है। उदाहरण में क्या है? पॉलीथीन है, पॉलीस्टाइरीन है, टेफ्लॉन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, नायलॉन इत्यादि। ये सभी क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। आगे कह रहा है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ये क्या होता है? तो कह रहा है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक गर्म करने पे क्या होता है? तो मुलायम हो जाता है, जिससे इसे इच्छानुसार आकार दे दिया जाता है, किंतु पुनः गर्म करने पर यह मुलायम नहीं होता है। मतलब गर्म करने पे तो मुलायम होता है, लेकिन क्या होता है इसे मतलब जिससे इसे इच्छानुसार क्या कर आकार दे सकते हैं, किंतु अगर पुनः गर्म करेंगे तो यह मुलायम नहीं होगा, एक ही बार मुलायम होगा। जैसे क्या उदाहरण में बेकेलाइट है, ग्लिप्टन है इत्यादि। और पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथीन का बहुलक है। याद रखिए पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो एथीन का बहुलक है। आगे कह रहा है टेफ्लॉन क्या होता है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण से टेट्राफ्लोरोएथीन मतलब PTEF प्राप्त होता है, ठीक है। तो कह रहा है टेफ्लॉन क्या है? तो टेट्राफ्लोरोएथीन के बहुलीकरण से पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन मतलब प्राप्त होता है, जिसे टेफ्लॉन कहा जाता है। इसका उपयोग नॉन प्लास्टिक बर्तन में बनाने में किया जाता है टेफ्लॉन का। आगे कह रहा है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC यह विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। इसका उपयोग कृत्रिम फर्श बनाने में, रेनकोट, थैले, पर्दे, खिलौने इत्यादि बनाने में किया जाता है। किसका?
पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। आगे कह रहा है कि बाइकेलाइट का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमोबाइल उद्योग में किया जाता है। तो बाइकेलाइट का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल उद्योग में करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल में बनाने में करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 74 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक समान रोग है? बताइए क्या होगा जीवाणु से? क्या हैजा जो है जीवाणु से होता है? किससे होता है? हैजा जीवाणु से होता है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक समान रोग है? तो हैजा है। कह रहा है हैजा जो है ना, हैजा क्या है? तो जीवाणु से उत्पन्न द्वारा एक सामान्य रोग है। हैजा नामक बीमारी वेब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु कारण होता है। तो हैजा का जो किसी कौन सा जीवाणु कारण होता है? तो वेब्रियो कैलोरी नामक जीवाणु कारण होता है और यह मक्खियों द्वारा फैलता है। इसके कारण रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है और रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है। इसके उपचार के लिए हैजे का टीका लगवाना चाहिए और पानी को उबालकर पीना चाहिए। ठीक है। आगे कह रहा है जीवाणु जो है, जीवाणु जनित होने वाला रोग कौन कौन है? जीवाणु से कौन कौन रोग होता है, मतलब बैक्टीरिया से कौन कौन रोग होता है? तो टिटेनस किससे होता है? जीवाणु से होता है। ठीक है। सिलिपिस होता है, हैजा होता है, काली खांसी होता है, निमोनिया होता है, गोनोरिया और क्षय रोग होता है और टाइफाइड कोड जीवाणु से। तो याद रखिए ना कि टिटेनस जो होता है जीवाणु के द्वारा होता है। किससे होता है? टिटेनस जीवाणु के द्वारा होता है। और हैजा इसको कोलरा बोलेंगे, ये भी जीवाणु के द्वारा होता है। और डिप्थीरिया बोलेगा जीवाणु के द्वारा होता है। और काली खांसी किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा होता है। और प्लेग किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। निमोनिया किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। और गोनोरिया किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। क्षय रोग किसके द्वारा होता है? प्लेग होता है चूहा के काटने से। हाँ, क्षय रोग होता है जीवाणु के कारण। टाइफाइड बोलेगा तो जीवाणु कारण होता है। कोड़ बोलेगा जीवाणु कारण। तो ये सभी जो है ना, जितनी भी बीमारी है, ये सभी बीमारी जीवाणु के द्वारा मतलब बैक्टीरिया के द्वारा होता है। कौन कौन? तो टिटेनस, सिफिलिस, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग, निमोनिया, गोनेरिया, क्षय रोग, टाइफाइड और कोड़, ये सब किससे होता है? तो बैक्टीरिया से होता है, मतलब जीवाणु से होता है। आगे आइए। पेचिस के बारे में कह रहा है, पेचिस कह रहा है कि यह इंटीमिया हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह परजीवी बड़ी आंत के अगले भाग में रहता है और रोगी को दस्त होता है, जिससे खून की मात्रा अधिक होती है तथा पेट में बार बार मोड़ तथा एवं शौचालय आने जाने की इच्छा होती है। इसके उपचार के लिए पानी और दूध उबालकर पीना चाहिए तथा एंट्रीकोनॉल, आयरोफॉर्म, मेक्साफॉर्म जैसी दवाएं का प्रयोग करना चाहिए। आगे कह रहा मलेरिया क्या होता है? मलेरिया जो है ना, कह रहा कि यह रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी, मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है। यह मादा एनाफ्रीज मच्छर के द्वारा फैलता है। इस रोग में जाड़े के साथ बुखार आता है तथा आरबीसी क्या होता है? तो नष्ट हो जाता है। मतलब आरबीसी क्या होता है? इधर दिया हुआ है, देखिए, आरबीसी नष्ट हो जाता है। आगे कह रहा है कि रक्त की कमी से जो है ना, रक्त की कमी हो जाती है और इसके उपचार के लिए कुनैन, पेलुड्रीन, क्लोरोक्यून और पिमराक्यून आदि औषधि लेनी चाहिए। आगे कह रहा है कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन है? तो मलेरिया जो होता है किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। अब पेचिस किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। पायरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। कालाजार किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। और निद्रा रोग बोलेगा तो प्रोटोजोआ से होता है। तो प्रोटोजोआ से रोग कौन कौन होता है? तो मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, पेचिस प्रोटोजोआ से होता है और पायरिया प्रोटोजोआ से होता है, कालाजार प्रोटोजोआ से होता है, निद्रा रोग बोलेगा प्रोटोजोआ से होता है। पापा काम पे सोते हैं। हाँ, आगे कह रहा है विषाणु से कौन कौन रोग होता है? विषाणु से मतलब वायरस से। विषाणु जनित रोग कौन कौन है? रेबीज होता है विषाणु से, इसी को हाइब्रिड हाइड्रोफोबिया बोल सकते हैं। ठीक है। और आगे कह रहा है चेचक किससे होता है? विषाणु से होता है। छोटी माता किससे होता है? विषाणु से होता है। खसरा किससे होता है? विषाणु से होता है। पोलियो किससे होता है? विषाणु से होता है। हेपेटाइटिस किससे होता है? विषाणु से होता है। एड्स किससे होता है? विषाणु से होता है। इबोला किससे होता है? विषाणु से होता है। इंसेफ्लाइटिस किससे होता है? विषाणु से होता है। चिकनगुनिया किससे होता है? विषाणु से होता है। डेंगू किससे होता है? विषाणु से होता है। रूबेला किससे होता है? विषाणु से होता है। गलसुआ किससे होता है? विषाणु से। ये सभी जितने बीमारी है ना, सारे बीमारी विषाणु से होता है। कौन कौन? रेबीज या हाइड्रोफोबिया विषाणु से होता है। चेचक विषाणु से होता है। छोटी माता विषाणु से होता है। खसरा बोलेगा विषाणु से होता है। पोलियो बोलेगा तो विषाणु से होता है। हेपेटाइटिस बोलेगा विषाणु से होता है। एड्स विषाणु से। इबोला बोलेगा विषाणु से होता है। इंसेफ्लाइटिस बोलेगा विषाणु से होता है। चिकनगुनिया, डेंगू, रूबेला और गलसुआ किससे होता है? विषाणु के द्वारा होता है। आगे कृमि मतलब वर्म जनित रोग है। कृमि वर्म जनित रोग कौन कौन होता है? तो फाइलेरिया किससे होता है? कृमि जनित रोग है फाइलेरिया। और टीनेसिस क्या है? तो फाइलेरिया जनित रोग है। और एस्क्योरिसिस क्या है? तो कृमि वर्म जो है ना रोग है। ठीक है। आगे आइए। क्वेश्चन 75 कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण के वक्ता केंद्र पर रखी है। तो दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इसके ध्रुव के बीच की जो है ना दूरी क्या होगी? तो क्या होगा? एक के बराबर होगी।
2F के बराबर होगा ना, 2F के बराबर होगा। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के एज पर एक वस्तु के वक्रता केंद्र पर रखी है, तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब एवं ध्रुव के बीच की दूरी क्या होगी, तो 2F के बराबर होगा। आगे कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के एज पर एक वस्तु के वक्रता केंद्र पर रखी दर्पण के निर्मित प्रतिबिंब के ध्रुव के बीच की दूरी के 2F के बराबर होगी। आगे कह रहा है अवतल दर्पण में वस्तु को C मतलब वक्रता केंद्र पर रखी जाती है, वस्तु को C मतलब वक्रता केंद्र पर बनना, और जो वस्तु के समान आकार का होता है और उससे वास्तविक तथा उल्टा होता है। आगे दिया कि वक्रता केंद्र मतलब इसका बराबर 2 गुना फोकस दूरी होता है, और दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं उसके ध्रुव के बीच की दूरी 2F होगी। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या होता है, स्थिति दिया हुआ अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति दिया हुआ क्या होता है। वैसे अवतल दर्पण का अगर वस्तु की स्थिति अगर अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, आकार क्या होगा, प्रकृति कैसी होगी। हम लोग यहाँ बिंदु क्वेश्चन में हर जगह हम पढ़े, बताइए। फोकस ए पर होगा। अब प्रतिबिंब का आकृति अत्यधिक छोटा बिंदु आकार की होगी। अब प्रतिबिंब की परिकृति रहेगा तो वास्तविक एवं उल्टा होगा। तो कह रहा है ना कि अगर अवतल दर्पण की प्रतिबिंब की स्थिति अगर अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, फोकस एफ पर होगा, और प्रतिबिंब का जो आकार होगा अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार होगा, और प्रतिबिंब का जो प्रकृति होगा ना वास्तविक और उल्टा होगा। अगर सी से परे रहेगा तो क्या होगा, सी से परे रहेगा तो प्रतिबिंब की स्थिति एफ तथा सी के बीच होगी और प्रतिबिंब का आकार छोटा हो जाएगा और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा ही होगा। अगर अवतल दर्पण जो है ना, अगर अवतल दर्पण प्रतिबिंब की स्थिति अगर वस्तु की स्थिति सी से परे होगा तो प्रतिबिंब का जो स्थिति होगा एफ और सी के बीच होगा, और इसका जो आकार बनेगा छोटा बनेगा, और इसका सी से जो परे इसका जो प्रतिबिंब की प्रकृति होगा ना वास्तविक और उल्टा ही होगा। आगे अगर सी पर रहेगा अवतल दर्पण का प्रतिबिंब से क्या होगा, वस्तु की स्थिति अगर सी पर रहेगा तो ये प्रतिबिंब की स्थिति सी पर ही होगा और प्रतिबिंब का आकार समान आकार के होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होगा। तो अगर सी पर रहेगा ना वस्तु की स्थिति, अगर अवतल दर्पण का वस्तु की स्थिति अगर सी पर रहेगा तो प्रतिबिंब का स्थिति क्या होगा, सी पर रहेगा, और प्रतिबिंब का जो आकार होगा समान आकार का होगा, और प्रतिबिंब का प्रकृति होगा वास्तविक और उल्टा होगा। आगे सी तथा एफ के बीच रहेगा तो क्या होगा, बताइए। सी तथा एफ के बीच रहेगा तो अगर सी तथा एफ के बीच रहेगा ना तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, सी से परे होगा, और इसका जो आकार होगा अत्यधिक बड़ा होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा। अगर एफ पे रहेगा तो क्या होगा, एफ पे रहेगा तो प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर रहेगी और प्रतिबिंब का आकार होगा अत्यंत होगा और प्रतिबिंब की वृत्ति वास्तविक और उल्टा होगा। हाँ, अगर अवतल दर्पण का जो है ना प्रतिबिंब की स्थिति अगर मतलब रहेगा एफ पर तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, अनंत पर होगा, और प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक आवर्धित होगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा। अगर पी तथा एफ के बीच रहेगा तो क्या होगा, बताइए। पी तथा एफ के बीच रहेगा तो दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, आकार उसका बनेगा और बड़ा बनेगा, आभासी एवं सीधा रहेगा। तो याद रखिएगा ना कि अगर पी तथा एफ के बीच रहेगा ना तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, दर्पण के पीछे होगा, और प्रतिबिंब का जो आकार होगा आवर्धित बड़ा होगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, आभासी तथा सीधा होगा। आइए क्वेश्चन आइए 76 पे कह रहा है, क्वेश्चन 76 कह रहा है कि शरीर में ध्वनि यंत्र को क्या कहा जाता है, बताइए। शरीर में ध्वनि यंत्र को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लैरिंग्स। कह रहा है शरीर में ध्वनि यंत्र को क्या कहा जाता है, तो लैरिंग्स कहा जाता है। शरीर में ध्वनि यंत्र को लैरिंग्स का मतलब स्वयंत्र कहा जाता है। और आय कह रहा लैरिंग्स या स्वयंत्र जो है मनुष्य के श्वसन तंत्र का एक अंग है। मनुष्य का श्वसन तंत्र निम्नलिखित अंगों से मिलकर बना होता है, नाक, ग्रसनी, स्वयंत्र मतलब लैरिंग्स, और श्वास नली और फेफड़े। इसके अतिरिक्त ब्रोंकी एवं ब्रोकोल्स और डायफ्राम और इंटरकोस्टल पेशियाँ भी श्वसन करती है। ठीक है, आगे आइए। आगे कह रहा है कि श्वसन की प्रक्रिया, कह रहा है श्वसन प्रक्रिया में वातावरण से ली गई वायु में 21% ऑक्सीजन मतलब O2 तथा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आगे कह रहा है जबकि नाक द्वारा छोड़ी गई सांस में लगभग 16% क्या होता है, ऑक्सीजन तथा 3.6% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। आगे कह रहा है श्वसन प्रक्रिया में नाइट्रोजन कितना % होता है, तो 78% की मात्रा समान रहती है। ठीक है, तो कह रहा है श्वसन की प्रक्रिया में नाइट्रोजन जो है 78% की मात्रा एक समान रहती है। और श्वसन की दर मनुष्यों में 12 से 15 बार प्रति मिनट तक, शिशुओं में लगभग 40 बार प्रति मिनट होती है। तो कह रहा है कि श्वसन की दर मनुष्यों में 12 से 35 बार प्रति मिनट तथा शिशुओं में लगभग 44 बार प्रति मिनट होती है। आगे कह रहा है कि श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन प्रक्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा विमुक्त होती है।
इसी कारण ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन आई 77 पे कह रहा है, 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है। कह रहा है कि एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, तो इस सुई के सिरे की चाल क्या होगी? तो क्या होगा? 0.21 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। हाँ, क्या होगा? 0.21 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगा। कह रहा है एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, इस सुई के सिरे की चाल क्या होगा? 0.21 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगा। तो कह रहा है एक घड़ी की सेकंड की सुई 2 सेंटीमीटर लंबी है, इस सुई के सिरे की चाल 0.21 सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगी। आगे प्रश्न अनुसार दिया हुआ है सुई की वृत्तीय मार्ग त्रिज्या r बराबर सुई की लंबाई 2 सेंटीमीटर और घड़ी में सेकंड की सुई 60 सेकंड बराबर 1 चक्कर लगाती है, इसलिए सुई की आवृत्ति n बराबर 1/160 मतलब 1/60 प्रति सेकंड है, इसलिए कोणीय वेग बराबर 2πn, इसलिए इसका निकाल के बताया है। इसमें कितना आया है? तो 0.21 सेंटीमीटर आया है। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 78 पे कह रहा है कि रेखांकित चित्र में सतह के साथ बल का मान नीचे की तरफ से क्या होगा? बताइए। 6.5 न्यूटन होगा। कह रहा है कि रेखांकित चित्र में सतह के साथ बल का मान नीचे की तरफ क्या होगा? तो 6.5 न्यूटन होगा। ठीक है, आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कह रहा है कि रेखांकित में चित्र में सतह का बल का मान 6.5 न्यूटन है। आगे आइए, ये तो सारा बना दिए बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर पे आइए, आई 79 पे आइए। कह रहा है 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से धातुओं के तत्व में धात्विक चमक होती है, किस में होता है? बताइए। आयोडीन में। किस में होता है? आयोडीन में होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित अधातु तत्व में से धात्विक चमक होती है, तो आयोडीन में होती है। कह रहा है कि आयोडीन एक अधातु तत्व है जिसमें धात्विक चमक होती है। आगे कह रहा है आयोडीन एक ठोस अधातु है, यह बैंगनी रंग का होता है तथा इसमें धात्विक क्या होती है? चमक पाई जाती है। आगे कह रहा है कि मानव शरीर में आयोडीन जो है ना थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन नामक कार्बनिक यौगिक के रूप में पाया जाता है। मानव शरीर में आयोडीन कमी से घेघा या गलकंड नामक बीमारी होती है। आगे कह रहा है आयोडीन और एथाइल अल्कोहल का मिश्रण टिंचर आयोडीन कहलाता है। ठीक है, कह रहा है आयोडीन तथा एथाइल अल्कोहल का मिश्रण जो है टिंचर आयोडीन कहलाता है। आगे है फास्फोरस। कह रहा है कि यह एक अधातु है जो नाइट्रोजन का अनुरूप है। फास्फोरस क्या है? एक अधातु है जो नाइट्रोजन के अनुरूप है। यह एक अभिक्रियाशील तत्व है, यह प्रकृति में मुक्तावस्था में नहीं पाया जाता है। अब फास्फोरस पी की परमाणु संख्या कितनी है? 15 तथा परमाणु अगर भार बोलेगा तो 31 है। कितना? 31 है। आगे कह रहा है सल्फर। सल्फर क्या है? एक अधातु है। सल्फर क्या एक अधातु है और सल्फर का साधारण नाम बीमस्टोन है। सल्फर का परमाणु संख्या कितना है? 16 तथा परमाणु भार बोलेगा तो 32.1 होता है। और सल्फर को तांबे का शत्रु कहा जाता है। यह प्रकृति में मुक्त तथा संयुक्त रूप से अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, आगे आइए। कह रहा है कि सल्फर की प्राप्ति फ्रॉस विधि या सिलसिली विधि द्वारा की जाती है। ठीक है, कह रहा है कि सल्फर की प्राप्ति फ्रॉस विधि या सिलसिली विधि द्वारा की जाती है। प्याज में कड़वाहट का कारण जो है ना, प्याज में कड़वाहट का कारण क्या है? तो सल्फर के यौगिक का उपस्थिति होती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि सल्फर के ऊर्ध्वपातन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले बारीक चूर्ण को गंधक का फूल कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि सल्फर के ऊर्ध्वपातन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले बारीक चूर्ण का गंधक का फूल कहा जाता है। आगे बोरॉन क्या है? तो बोरॉन के बारे में कह रहा है ना, यह बोरॉन क्या एक उपधातु है। क्या है? बोरॉन एक उपधातु है। बोरॉन के यौगिक में B2O3 का उपयोग बोरिक एसिड नामक दवा बनाने में किया जाता है। कांच उद्योग में, प्रयोगशाला में, बोरोक बीज टेस्ट आदि में होता है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों के परीक्षण में भी होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि बोरोन जो पहले ना क्या एक उपधातु है। बोरोन के यौगिक में B2O3 का उपयोग बोरिक एसिड नामक दवा बनाने में, कांच उद्योग में, प्रयोगशाला में, बोरेक्स बीड टेस्ट आदि में होता है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में परीक्षण में भी होता है। आगे कह रहा है कि पारा क्या है? पारा जो है एक धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में क्या होता है? पाया जाता है। तथा ब्रोमीन एक अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर कह रहा है 80 पे कह रहा है कि 80 नंबर की गैस जो मौसमी परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है वह है क्या? बताइए। ऑक्सीजन है। क्या? ऑक्सीजन है। कह रहा है गैस जो मौसमी परिवर्तनों में प्रभावित नहीं करती हुआ है ऑक्सीजन है। कह रहा है कि ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन गैस मौसमी परिवर्तनों में प्रभावित नहीं करती है। वैसी गैस जो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है तथा भूमंडलीय ताप ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है, मौसमी परिवर्तनों को भी प्रभावित करती है। उदाहरण में क्या है? CO2 मीथेन मतलब CO2 मीथेन और CH4 मतलब CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4 और जलवाष्प आदि है। ठीक है, आगे कह रहा है कि वायु का संगठन
वायु का संगठन क्या क्या है, तो नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, आर्गन 0.93% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बोलेगा तो 0.03% होता है, तथा अन्य सभी हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन 0.004% होता है। आगे दिया ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन गैस की खोज जो है ना 1 अगस्त 1974 को जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। ऑक्सीजन का जो खोज है ना 1 अगस्त 1974 को जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। ऑक्सीजन जो एक रंगहीन एवं गंधहीन गैस है, इसे ठंडा करने पे नीले रंग के द्रव में परिवर्तित हो जाता है। यह गैस स्वयं नहीं जलती है परंतु जलने में सहायक होती है। इसकी प्रवृत्ति अनुचुंबकीय होती है। ठीक है। आगे कह रहा कि ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। कृत्रिम श्वसन समुद्री गोताखोर में हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। आगे कह रहा द्रवीभूत ऑक्सीजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में होता है। ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन होता है? ऑक्सीजन 8-16, ऑक्सीजन जो है 8-17 तथा ऑक्सीजन 8-18 है। ठीक है। आगे कह रहा है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। आगे कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो कह रहा है कि यह पौधे के लिए प्राणदायिनी गैस है। CO2 गैस जंतु जगत द्वारा श्वास के रूप में छोड़ी जाती है। अब पौधे दिन के समय CO2 ग्रहण करते हैं। ठीक है। और किण्वन प्रक्रिया के दौरान CO2 गैस बाहर निकलती है। सोडा वाटर में अधिक दाब पर CO2 गैस घुली रहती है। सोडा वाटर में पर अधिक दाब पे क्या होता है? CO2 गैस घुली रहती है। और CO2 गैस आग बुझाने के लिए काम आता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, आग बुझाने में काम आता है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। जल गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसों का क्या होता है? मिश्रण होता है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है। प्रोड्यूसर गैस क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन गैस का मिश्रण है। आगे आइए। आगे कह रहा है मीथेन। आगे कह रहा है कि मीथेन कह रहा है मीथेन के बारे में। यह एल्केन CnH2n+2 श्रेणी का प्रथम सदस्य है। इसे मार्स गैस के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक रूप से यह सब्जियों के विघटन प्रयोगशाला में यह सोडियम एसीटेट व सोडियम सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है। मीथेन आगे कह रहा है यह प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव है। मीथेन उसमें जो है इसका मात्रा 90% होता है। आगे कह रहा है कि मीथेन हवा के साथ अभिक्रिया करके विस्फोटक मिश्रण बनाता है। मीथेन जो है ना हवा के साथ अभिक्रिया करेगा तो विस्फोटक मिश्रण बनाता है, जिस कारण कोयले के खानों में भयानक विस्फोट होता है। धान के खेत, आर्द्र भूमि, गोबर तथा कचरे के सड़ने से मीथेन गैस निकलता है। ठीक है। उदाहरण में क्या है कि जलवाष्प का वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा वाष्प में रूपांतरण जलवाष्प कहलाता है। कह रहा है कि जलवाष्प का वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा वाष्प में रूपांतरण जलवाष्प कहलाता है। जलवाष्प जो है ना ग्रीन हाउस प्रभाव का एक जो है ना कारण है। जलवाष्प क्या है ना ग्रीन हाउस प्रभाव का एक कारण है तथा वायु प्रदूषण में भी इसकी भूमिका होती है। जल का क्वथनांक जो है ना बिंदु कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस तथा हिमांक बिंदु बोले 0 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है और हिमांक बोलेगा 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आगे रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर जो है ना 81 से कल पढ़ेंगे। ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन से कल पढ़ेंगे। बाकी पिछले क्लास जितना भी हुआ सारा को रिविजन करते रहिए। बाकी सारा का PDF हम भेज दिए टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है। तो आएगा क्वेश्चन नंबर 81 से हम लोग कल पढ़ेंगे।